वालेकुम बेटा। आज हम जो है ना वो केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 में जो लिक्विड है उसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है ना वो हम पढ़ेंगे और वो हमारे पास है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सबसे पहले तो ये है कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी को उर्दू में हम कहते हैं गाढ़ापन। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल देखें कि आप जो है ना वो एक लोहे का रॉड लेते हैं और एक जो है ना वो लकड़ी का मतलब जो है ना कोई स्टिक लेते हैं। तो दोनों अगर जो है ना वो पानी के अंदर आप डाल देंगे तो लोहे का जो रॉड होगा ना वो पानी के अंदर जो है ना वो डूब जाएगा, डिप हो जाएगा, और जो आपके पास लकड़ी वाला जो है ना उसका स्टिक है वो पानी के ऊपर जो है ना वो तैरना शुरू हो जाएगी। तो इट्स मीन कि जो लोहे का रॉड है ना उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसी वजह से वो पानी के अंदर डूब गया है। और जो लकड़ी है जो पानी के ऊपर तैर रही है वो इस वजह से तैर रही है कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से जो है ना वो कम है। जब हम कहते हैं कि जी जो है ना हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एयर जो है ना उसकी डेंसिटी है 0.01 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, कि जी हवा की डेंसिटी जो है ना हमारे पास ये वाली है। तो हवा की डेंसिटी को हम किससे कंपेयर करते हैं? हवा की डेंसिटी को हम वाटर के साथ जो है ना कंपेयर करते हैं कि और डेंसिटी का ताल्लुक भी इसी चीज से है कि जो चीज पानी के अंदर जो है ना वो डूब जाती है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। और पानी जो वाटर है उसकी डेंसिटी हमारे पास है 1.1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि जी जो चीज ये वाली हमारे पास जो है वाटर की है, तो जो चीज पानी के अंदर डूब जाएगी उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी, ज्यादा होगी, तो वो डूबेगी। और जो उसके ऊपर जो है ना वो फ्लोट करना शुरू हो जाएगी तो उसकी डेंसिटी जो है ना वो वाटर की डेंसिटी से कम है, तो इस वजह से उसके ऊपर जो है ना वो तैर रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना फिर क्या हुआ कि डेंसिटी क्या होता है कि किसी चीज की थिकनेस जो होती है ना उसका हम उसकी जो है ना वो डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब जो है ना आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो उसके पानी के जो कतरे होते हैं जो है ना वो हमेशा नीचे ही गिरते हैं। तो इसकी वजह क्या है? और ये आप जो है ना इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन किया है। तो इसकी वजह जो है ना हमारे पास ये होती है कि यहाँ पे देखेंगे जिस तरह हमने जो है ना वो एयर की डेंसिटी जो है ना वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये वाला हमारे पास जो है ना वो एयर की डेंसिटी है और ये वाला हमारे पास जो है ना वो वाटर की डेंसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी जो एयर की डेंसिटी है वो 0.01 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और जो वाटर की डेंसिटी है ना वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जो वाटर है यानी जो बारिश के कतरे होते हैं जब वो बारिश बरसती है तो वो नीचे ही क्यों गिरते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं जाते? तो उसकी वजह ये है कि जब बारिश बरसती है तो वो फजा यानी हवा में से गुजर कर जाना नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखें जो फजा है उसकी फजा जो डेंसिटी है ना वो 0.01 है, जबकि जो वाटर है यानी जो ड्रॉप गिरनी है नीचे उसकी डेंसिटी जो है ना वो कितनी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो हवा की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो ऊपर से नीचे गिरती है। जिस तरह मतलब पहले एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि जो लोहे का राड है अगर पानी के अंदर जो है ना उसको हम डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, नीचे चला जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वहां पे जो लोहा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो अगर वाटर और एयर की हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो है ना एयर की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो फिर वाटर जो है ना वो हवा में से गुजर कर नीचे ही आएगा। अगर हवा की डेंसिटी ज्यादा होती और वाटर की डेंसिटी कम होती तो फिर क्या होता कि वो बारिश के कतरे नीचे आने की बजाय ऊपर जाते। तो अब ये वाला समझ आइए कि पानी के कतरे जो होते हैं, बारिश के कतरे जो होते हैं वो नीचे ही क्यों आते हैं? तो वो इस डेंसिटी की वजह से जो है ना वो नीचे आते हैं। ठीक है जी, अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये वाला जो हमारा था लिक्विड का वो तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो हमने पढ़ ली है। अगली हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास जो है ना जी हम पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड, तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास सॉलिड की प्रॉपर्टी जो है ना वो हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए जी हमने पहले गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, फिर हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। आज हम जो है ना वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि जो एक गैस होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे भी हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड को। ठीक है, अब ये सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ये एक दूसरे के अंदर जो है ना
बहुत ज्यादा पैकिंग में होते हैं। इस तरह के यहाँ पे देखें जी, ये वाला हमारे पास एक कंटेनर है, तो ये वाले जो है ना वो कुछ इस तरह से जो आपस में जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं ऐसे, यानी इनके दरमियान जो है ना बहुत थोड़ी सी जगह होती है, स्पेस होती है, बल्कि ना होने के बराबर, जिसे हम जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। अब ये क्या होता है, ये वाले जो इनकी डेंसिटी सॉलिड की वाटर और जो लिक्विड है और गैस से ज्यादा क्यों होती है, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ज्यादा मतलब वॉल्यूम भी इनका ज्यादा होता है, और उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना एज कंपेयर टू लिक्विड वो कम होती है। अब अगर हम लिक्विड और सॉलिड को देखें तो लिक्विड जो होता है ना उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड की निस्बत जो है ना वो कम होती है। तो सबसे ज्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है ना वो सॉलिड के अंदर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो हम यहाँ पे जो है एक गैस का लेते हैं, अगर इसी सिलेंडर के अंदर, ये वाला हमारे पास जो है ना वो सिलेंडर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर हम अगर जो है ना फॉर एग्जांपल के लिए इसकी कैपेसिटी जो है ना हमारे पास 8 केजी है, तो अगर 8 केजी के सिलेंडर के अंदर हम जो है ना वो 1 केजी भी गैस डाल देंगे, तो क्या होगा, वो ये नहीं होगा कि वो इतने से पार्ट के ऊपर जाके जो है ना वो बैठ जाएगी या रुक जाएगी, बल्कि क्या होगा उसके गैस के पार्टिकल पूरे कंटेनर के अंदर जो है ना वो इस तरह कोलाइड करेंगे, उसकी वाल के साथ जो है ना वो टकराएंगे। तो इसका मतलब होगा कि इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, कोई चीज जितनी जगह ऑक्यूपाई करती है वो उसका वॉल्यूम होता है। अभी देखिए गैस क्या कितनी है, 1 केजी है, लेकिन उसने स्पेस कितनी ली हुई है, 8 केजी के सिलेंडर को जाना उसने कवर किया हुआ है। इधर देखें कि जी मे बी कि ये वाला जो हमारे पास सॉलिड है ये भी 1 केजी हो, ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम है, क्यों, क्योंकि इसने जो है ना वो स्पेस कम ली हुई है। ठीक है जी, तो आप इसके जो हमारे पास है कि जब हम इसको हीट देते हैं सॉलिड को, तो इसके अंदर जो है हम पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है जी मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये होता है कि जब कोई लिक्विड किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो है ना लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उसको हम उस सॉलिड का जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर जो है हमारे पास कोई सॉलिड है। हमने क्या किया कि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा यानी अटैच होते हैं, पैक होते हैं। जब हमने इसको हीट दी तो ये क्या करेंगे, ये भी आपस में मूव करते हैं, लेकिन जितना गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा जो है ना वो मूव करते हैं, उसके बाद जो है ना वो जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं, लेकिन जो ये सॉलिड है इसके मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं, इनकी भी मूवमेंट होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने ही उस पॉइंट के ऊपर आगे पीछे जो है ना वो वाइब्रेट करते हैं और अपनी पोजीशन को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। जिस तरह ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या सॉलिड लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, तो वो कहते हैं ये वाला जो ना रैंडमली कोलिजन आपस में करते हैं, एक लम्हे में इधर है तो अगले लम्हे इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये बात जो है ना वो सॉलिड के अंदर जो है ना जिसके पार्टिकल होते हैं उनमें नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए कि हम बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब ये चीज सॉलिड है, हमने इसको हीट दी, जब हम इसको हीट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो पाई जाती है, तो हीट देने से क्या आप करेंगे कि वो थोड़ी सी जो है ना वो लूज हो जाएगी, लेकिन अभी भी वो क्या करेंगे अपनी मेन पोजीशन के ऊपर जाना वो आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे, लेकिन क्या होगा कि अभी भी वो सॉलिड की फॉर्म में ही होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपना टेम्परेचर या अपनी हीट जो अप्लाई की हुई है उसको और ज्यादा जो है ना वो हम बढ़ा देंगे। जब हम मतलब इसको इंक्रीज करते जाएंगे हीट को, होते होते जाना वो क्या होगा कि इनके दरमियान जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है, इनके दरमियान जो पाई जाने वाली काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते एक स्टेज हमारे पास ऐसी आ जाएगी कि इनकी काइनेटिक जो है ना वो एनर्जी जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो फिर ये क्या करते हैं, ये सॉलिड का मॉलिक्यूल यहाँ से अपनी पोजीशन को छोड़ेगा, किसी और जगह पे जो है ना वो चला जाएगा। इस तरह मतलब जो है ना पहले क्या करते थे, पहले अपनी ही पोजीशन पर मेन पोजीशन के ऊपर जाना वो वाइब्रेट करते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम हीट को जो है ना वो बढ़ाते गए,
टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता गया, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो आपस में ब्रेक डाउन होंगे। तो ब्रेक डाउन होते होते फिर क्या हो जाएगा, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, ये अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर किसी और पोजीशन पे चले जाएंगे। तो जब सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर किसी और पोजीशन पर चले जाएं तो उस वक्त जो है ना वो क्या होगा, फिर वो सॉलिड नहीं रहेगा, फिर वो आपके पास जो है ना वो लिक्विड बन जाएगा। तो जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो उसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो फिर हमारे पास जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन बनी कि किसी खास टेम्परेचर के ऊपर जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और तो उसे हम जो है ना उस चीज का जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये मुख्तलिफ चीजों के मतलब जो सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हाँ जी, उसके बाद ये इससे अगला जो टॉपिक हमारे पास है, छोटा सा टॉपिक है, तो वो हमारे पास क्या है जी, जो है ना ये वाला हमारे पास है जी रिजिडिटी। रिजिडिटी, ठीक है जी। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होती है जी हमारे पास, कि किसी का अकड़पन, सख्त हो जाना, उसे हम जो है ना इसकी रिजिडिटी कहते हैं। तो ये कब होती है, यही वाला दोबारा मतलब जो है ना हम कंटेनर लेते हैं। तो रिजिडिटी जो होती है ना, ये मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग होती है ना उसको जो है ना वो हम कहते हैं। अब ये देखें कि जी जो हमारे पास गैस होती है, के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी क्योंकि रैंडमली जो है ना वो कोलिजन करते हैं आपस में, जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनके दरमियान भी रिजिडिटी नहीं पाई जाती। उसके अंदर बाद जो है ना वो लिक्विड आता है, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके दरमियान और गैस की निस्बत जो होते हैं ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं। तो क्या होगा, उनके अंदर एबिलिटी पाई जाएगी लेकिन बहुत थोड़ी, जिसे हम जो है ना वो नजरअंदाज कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे पास जो है ना वो सॉलिड की। सॉलिड के मॉलिक्यूल पहले भी आपको बताया है, तो वो इस तरह एक दूसरे के साथ जो है ना वो मतलब बड़े टाइटली उनकी जो है ना वो पैकिंग की हुई होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच हैं, बिल्कुल थोड़ी सी जगह है इनके दरमियान। वो ये वही जगह है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को जो ना सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं उनको हीट देंगे तो वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर जो है ना वो वाइब्रेट करेंगे। सिर्फ ये इतनी सी स्पेस इनके अंदर जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, अब देखें बहुत चीजें होती हैं कि उसके जो मतलब जिस तरह के लोहा है उसकी रिजिडिटी जो है ना उससे आता है एज कंपेयर टू प्लास्टिक या एज कंपेयर टू जो है ना वुड। तो उसकी वजह क्या होती है कि जो लोहे के अंदर उसके जो पार्टिकल होते हैं ना वो उनकी पैकिंग बहुत ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा पैकिंग होगी उतनी ही ज्यादा उसकी रिजिडिटी जो है ना वो ज्यादा होगी। अब इसके मुकाबले में आप देखें जी डायमंड के बारे में, डायमंड के बारे में कि ये जो है ना वो दुनिया की सबसे मतलब हार्ड चीज है। तो ये लोहे से भी ज्यादा जो है ना वो हार्ड है। तो इसकी वजह क्या है कि इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं वो इतने ज्यादा एक दूसरे के करीब है कि जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फिर भी मतलब जो है ना थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होने के लिए, जो है ना वाइब्रेट होने के लिए जो है ना वो स्पेस मौजूद है। लेकिन जो डायमंड है इसके मॉलिक्यूल जो है ना वो इसके एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब होते हैं कि उनके अंदर जो है ना वो वाइब्रेट करने के लिए भी जो है ना वो स्पेस नहीं होती। तो जब वाइब्रेट करने के लिए भी स्पेस नहीं होती, इट्स मीन कि डायमंड की रिजिडिटी जो है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आयरन, ठीक है। ये वाला मतलब आपके पास जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो है ना इसका कोई तलक नहीं है। तो ये वाला जी बेटा आज आपका जो है ना वो था टॉपिक, ये वाला आपने जो है ना इसको याद भी करना है और होमवर्क भी करना है। नेक्स्ट हम जो है ना उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इसमें प्लांट टिश्यूज को हमने कल स्टार्ट किया था और प्लांट टिश्यूज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, मैं कल वाले लेक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक सिंपल टिश्यूज होते हैं और दूसरे जो काइंड के टिश्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज थे उनको आगे जाके हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने सिंपल टिश्यूज स्टार्ट किए थे। सिंपल टिश्यूज में मैंने कहा था ये वो वाले टिश्यूज होते हैं। आपको पहले थोड़ा सा रिमाइंड हो टिश्यू की डेफिनेशन कि टिश्यू
होता क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन, कि एक ही तरह के सेल्स मिलके जब एक तरह के मतलब स्ट्रक्चरली भी एक ही तरह के साथ साथ जिनका फंक्शन भी एक तरह का होता है, तो वो सेल्स मिलके जो है वो टिश्यूज बना देते हैं। तो टिश्यूज जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किए थे सिंपल टिश्यूज तक मैंने आपको पढ़ाने शुरू किए थे प्लांट्स के अंदर, ये दो तरह के होते हैं, पहला जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, दूसरा परमानेंट टिश्यूज होते हैं। इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने कल स्टार्ट किए थे। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सेल्स होते हैं जिनकी दीवारें बड़ी पतली होती हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, और इसके अलावा इनके अंदर जो न्यूक्लियस था वो बड़ा होता है। कॉमनली हम ये बात करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल सेल का डिफरेंस ही ये होता है कि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है क्योंकि उसके सेंटर में बड़ा सा वैक्यूम होता है, लेकिन जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जब बात करेंगे तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि इसके जो सेल्स होते हैं इनके अंदर सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है जस्ट लाइक एनिमल सेल्स, और जो इसका वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है, यहाँ पे होता ही नहीं है। और इसके अलावा हमने बात की थी कि इनकी दीवारें जो है इनकी सेल वॉल जो है वो रिलेटिवली थिन होती है, और इसके जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो एडजेसेंट सेल्स हैं लाइक जो नेबरिंग सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं जस्ट लाइक दिस। इनके अंदर ना सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है, तो एक सेल जो है वो दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होता है इस तरह से इसकी जो है ना वो सेल्स की ओरिएंटेशन होती है। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। अब हम लोग इसके अंदर जो है इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं और एक लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं। एपिकल मेरिस्टम्स हमने कल डिस्कस किया था, थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ आपको। एपिकल मेरिस्टम्स वो वाले टिश्यूज थे जो प्लांट्स के रूट्स और शूट्स की अपाइसिस के ऊपर थे। अपाइसिस मतलब उनके जो एंड पॉइंट्स थे, फॉर एग्जांपल ये अगर रूट आ रही है इसका एंड पॉइंट अगर ये है तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो है वो एपिकल मेरिस्टम होता है। यहाँ पे होता क्यों है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम जो है जब ये इसके अंदर जो सेल्स जो है जब डिवाइड करते हैं तो जो रूट है उसकी लेंथ में इजाफा होगा, ठीक है। और जब किसी प्लांट के पार्ट में या इवन आपकी बॉडी के अंदर भी एनिमल्स की सेम बात होती है, अगर लेंथ में इजाफा हो रहा है तो इट इज अ प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, ये प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो ये एपिकल मेरिस्टम थे। अब लेटरल मेरिस्टम आज देखेंगे स्टूडेंट्स। लेटरल मेरिस्टम्स ये वो वाले टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स और शूट्स के लेटरल साइड्स पे हैं। हम लोग क्लास में से डिस्कस करते होते हैं, मैंने आपके साथ ये पहले ही बात की है। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का हाथ है, अगर आप इसकी डायरेक्शन जो बायोलॉजी के अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उसमें लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल, इंटीरियर, पोस्टीरियर वाली जो है ना चीजें आती हैं, तो आप होता हो आप हाथ की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों साइड वाली जो चीजें हैं डायरेक्शन लाइक ये वाला जो इसका पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है दोनों हाथ के, ये दोनों लेटरल है, ठीक है। फ्रंट वाला इंटीरियर, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला पोस्टीरियर, ठीक है। ऊपर वाला डॉर्सल होता है, ठीक है, और नीचे वाला वेंट्रल होता है। ये चीजें मैंने आपको क्लास में भी याद करवाई थी, दोबारा थोड़ा सा इसका मैं आपको रिव्यू मैंने दे दी है। आपने याद रखना है, हाथ को सामने रख के अगर आपके हाथ में एक लीफ दे दूं तो मैं आपसे पूछूंगी इसकी डॉर्सल साइड कौन सी है, आपने देखना है ऊपर वाली जो चीज उसकी उसकी जो सरफेस होगी वो डॉर्सल होगी, उसके नीचे वेंट्रल होगी, ठीक है। साइड्स में लेटरल, फ्रंट वाली इंटीरियर, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट पीछे जो है उसकी पोस्टीरियर साइड होती है। तो यहाँ पे बायोलॉजी को जब वो डिस्कस करता है जो उसकी ऑब्जर्वेशन होती है तो सिर्फ ये आपको डायग्राम के साथ ये नहीं बताता कि दिस इज द लेटरल, दिस इज द इंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर, वो बस ये बता देता है कि लेटरल साइड। तो आपको पहले ऐसे आइडिया हो कि लेटरल साइड कौन सी होती है। अगर लीफ आपके हाथ में है या आपने शूट पकड़ी हुई है या आपने रूट पकड़ी हुई है तो आपको पता होगा कि साइड्स वाली जो उसकी सरफेसेस होंगी वो लेटरल साइड्स होंगी। तो अगर लेटरल मेरिस्टम है तो ये रूट, फॉर एग्जांपल ये रूट है, यहाँ से स्टार्ट नीचे को आ रही है, ठीक है, तो ये उसका एंड पॉइंट है, ठीक है। इसको आप इंटीरियर भी कह सकते हैं, आप अपाइसिस भी इसको कहते हैं। अब ये इसकी लेटरल साइड, एक ये वाली साइड और दूसरी ये वाली साइड। आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर जो है वो लंबाई में भी ऑर्गन्स ग्रो करते हैं और उनकी विड्थ भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे साइड्स पे जो इसके टिश्यूज होंगे वो लेटरल मेरिस्टम होंगे, ठीक है। और जब ये टिश्यूज ग्रो करते हैं, इसके सेल्स डिवाइड करते हैं और शूट की विड्थ में इजाफा हो रहा है, तो अब हम कहेंगे कि इसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है, ठीक है। जब ऑर्गन्स जो होते हैं प्लांट्स के
इंक्रीज हो रही है, मोटाई उनकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और अगर उसकी सिर्फ लेंथ इंक्रीज करती जा रही है तो फिर हम कहते हैं कि उसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है। आप याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं, दे कॉज प्राइमरी ग्रोथ एंड लेटरल मेरिस्टम्स कॉज सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो लेटरल साइड्स जो रूट्स और शूट्स की हैं वहां पे लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं, और ये जब डिवाइड करते हैं तो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं लाइक लीव्स, ठीक है, इसके अलावा फ्रूट्स, शूट्स और रूट्स, ठीक है, इनका इनका साइज इंक्रीज करता है, नॉट लेंथ, ठीक है। इनका मतलब कि विड्थ इंक्रीज करेगी, इनकी मोटाई बढ़ेगी और ये मजीद जो है वो मैच्योर होंगे। तो इस तरह की ग्रोथ हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। आप देखिए लेटरल मेरिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक इसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम होता है, ठीक है, जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में होता है। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जाइलम और फ्लोएम कहाँ पे होता है। वेस्कुलर कैम्बियम आपने याद रखना है, इट इज अ पार्ट ऑफ द लेटरल मेरिस्टम्स, ठीक है। तो वेस्कुलर जो कैम्बियम है इट इज आल्सो टिश्यू, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम इज आल्सो टिश्यू, और ये कहाँ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान। जाइलम में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको होगा कि ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो डिसॉल्व मिनरल और वाटर जो है वो प्लांट्स की रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट। प्लांट जो एरियल पोर्शन है लाइक स्टेम आ गया, वो वाला पोर्शन जो अंडरग्राउंड नहीं है, ठीक है, जो मट्टी के नीचे नहीं है, मट्टी से बाहर है, उसमें स्टेम आ जाता है, ऊपर को चले जाए ब्रांचेस, शूट्स आ जाती हैं, लीव्स आ जाते हैं, फ्रूट्स भी आपको पता है मेजॉरिटी जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके एरियल पोर्शन के ऊपर ही लगते हैं। तो जो जाइलम है, these are the vascular bundles that are involved in the transportation of the dissolved ions and minerals and water from the roots towards the aerial portion of the plants। इसके अलावा फ्लोएम थे, फ्लोएम जो है ये वो वाले vascular bundles होते हैं प्लांट्स के अंदर जो प्रिपेयर्ड फूड की ट्रांसलोकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कि जहाँ पे प्लांट्स के लीव्स में जो खुराक बन गई है तो उसको प्लांट्स की बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है वो ट्रांसलोकेट करवाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, वो फ्लोएम का फंक्शन होता है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में पाया जाता है। यहाँ मैं डायग्राम है इसको मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम है, स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, दो तरह के सेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, का बात की थी हमने। फॉर एग्जांपल ये रूट है, फॉर एग्जांपल ये रूट है, इसी को आप रूट समझ लें। अगर मैं इसको इस तरह से काट देती हूँ, मतलब इसको दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, तो ये अब फिर जब ऊपर से मैं इसको देखूंगी, जब फटे हुए मैं देखूंगी तो ये मैं ट्रांसवर्स सेक्शन देख रही हूँ। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से रख के लेंथ वाइज सेंटर से हाफ कर देती हूँ ऐसे, अब मैं इसको जो देखूंगी वो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। तो ये प्लांट के जो स्टेम है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, लाइक मैंने इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, और ट्रांसवर्स सेक्शन में जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सेंटर में इस तरह का जो आप लोगों को पोर्शन नजर आता है वो इसका फिक्स होता है, इसके बाहर से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आप लोगों को वेसल्स नजर आ रही है, दीज आर द जाइलम वेसल्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो पोर्शन है वो जाइलम है, ठीक है। जाइलम आपको पता होना चाहिए कि ये डिसॉल्व्ड मिनरल्स और आयंस और साथ साथ वाटर को प्लांट्स के रूट्स से एरियल पोर्शन की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद जो है इसके सेंटर में, ठीक है, इट इज अ फ्लोएम एंड इट इज अ जाइलम। अब जाइलम और फ्लोएम के सेंटर में वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पे मैंने आपको बताया वेस्कुलर कैम्बियम इज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में है। these are also a bundle of cells known as the tissue, ठीक है, ये टिश्यू है, ये मैं अब मोटी करके जा रही हूँ लाइन, ये है वेस्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो है ना वो कॉर्ड कैम्बियम है, ये सारा जो है ये कॉर्ड कैम्बियम है, ठीक है। कॉर्ड कैम्बियम इन द आउटर लेटरल साइड ऑफ द प्लांट की बाहर वाली लेटरल साइड पे, ठीक है। जब ये इसको आप कह सकते हैं कि इट इज द इनर लेटरल साइड ऑफ द प्लांट, ठीक है, और ये उसके बाहर जब हम जाते हैं तो आउटर लेटरल साइड ऑफ द प्लांट, ये कॉर्ड कैम्बियम होता है। डेफिनेटली जब ये ग्रो करेगा और ये भी ग्रो करेगा तो क्या होगा कि जो स्टेम है उसकी विड्थ में इजाफा होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि लेटरल मेरिस्टम का फंक्शन ये है कि ये जब इसके अंदर सेल्स डिवाइड करते हैं, ये टिश्यूज ग्रो करते हैं, तो
प्लांट के पार्ट की विड्थ में इजाफा होता है और इसके भी ग्रोथ होती है। तो वेस्कुलर जो कैम्बियम है ये भी और इसके अलावा कोर कैम्बियम, ये दोनों जब डिवाइड करेंगे और इसके अंदर जो टिश्यूज है वो ग्रो करेंगे तो जो स्टेम होता है प्लांट का उसकी विड्थ में इजाफा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इसका कोर है और उसके बाद कोर कैम्बियम कोर, ये जो पट्टी आपको यहाँ तक नजर आ रही है इट इज अ पोर्शन दैट इज कॉल्ड कोर, ठीक है। उसके बाद कोर कैम्बियम आता है और उसके बाद जो है इसके नीचे जो है वो कॉर्टेक्स आता है। तो कोर कैम्बियम और जो वेस्टर कैम्बियम है ये दोनों इसके साथ जो है जब ये डिवाइड करेंगे तो टिश्यूज ग्रो करेंगे तो उनके ग्रो करने की वजह से जो स्टेम है उसकी विड्थ में इजाफा होगा, वो मोटा हो जाएगा। आपको पता है कि जब नया नया प्लांट हम लोग ग्रो करते हैं तो उसका स्टेम पहले पतला होता है और फिर कुछ सालों के बाद वो इतना फिर उसकी जो विड्थ है उसमें इजाफा होता जाता है और स्टेम मोटा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है डेफिनेटली। तो यहाँ तक जो एस्ट्रस लेटर मेरिस्टम्स थे, इनको आपने अच्छी तरीके से याद करें कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का तो आपने ये वाला डायग्राम बना के लैबोरेटरीज को करना है। और कल जो मैंने एपिकल मेरिस्टम्स की डायग्राम बनाई थी रूट की, वो आपने एपिकल मेरिस्टम्स के लिए याद करनी है। ये 2 नंबर का भी पूछ लेता है डिफरेंशिएट बिटवीन द वेस्टर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, तो भी आपने बताना है वेस्टर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम and cord cambium in the outer lateral side of the plant stem, ये भी आपने बताना। फिर ये वाला डायग्राम उसमें भी आपने 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये वाला डायग्राम बना के एलैबोरेट करना है, क्योंकि इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बनाई है तो इसमें ये पास्ट पेपर्स में आता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा लेटरल मेरिस्टम को पूरा में उठा देता तो तभी हमने ये डायग्राम बनानी है। और सिंपल टिश्यूज के ऊपर भी वो नोट दे देता होता है, सिंपल टिश्यूज को आप डिस्कस करें या उसके अंदर सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या परमानेंट टिश्यूज को डिस्कस करें। परमानेंट टिश्यूज स्टूडेंट्स हम लोग कल करते हैं इंशाल्लाह। तो आपको समझ आ रही है, किसी को कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।